न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। लोकसभा चुनाव है 2024 का और कुछ हमारे बहुजन समाज के नेता कहीं के नहीं रहे। पशुपति पारस तो एनडीए से निकाल दिए गए, उनको कोई सीट नहीं मिला। अब वो महागठबंधन की राह पकड़े हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, तो वहां भी अब जगह खाली नहीं है, परेशान है। और इतनी ताकत नहीं पार्टी की कि वो 40 के 40 सीट पर चुनाव लड़वाएं। वो हाजीपुर रटते रह गए। और जाहिर सी बात है, जब वो कहीं के नहीं रहेंगे तो लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन की होगी, उनमें वो कहीं नजर नहीं आएंगे। ये तो बिहार की स्थिति है। पप्पू यादव अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया। बहन मायावती जी ने अभी तक 25 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उन सूची को देखकर और उनके उम्मीदवारों का बैकग्राउंड देखकर भाजपा का होश उड़ा हुआ है। भाजपा की जो रणनीति है, उसी रणनीति को जवाब देने के लिए बसपा ने यह रास्ता अपनाया है। ऐसे आलोचना बस लोग कह सकते हैं कि एक दो ही दलित से जो टिकट मिला है, बाकी तो अपर कास्ट के हैं, मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इस तरह की बातें हो सकती है। कहीं पे पांडे हैं, कहीं पे त्यागी जी हैं। तो बड़े दबंग टाइप के उम्मीदवार को बहन मायावती जी ने इस बार मैदान में उतारने की तैयारी की है, जो भाजपा के ब्रांड हुआ करते हैं, जिनके तरफ भाजपा आकर्षित रहती है, खास करके चुनावों में। वहां पे काफी बड़ा मजमा लगता है भाजपा का, सनातन की जय जयकार होती है। तो वहीं से प्रत्याशी उठाए गए हैं, वैसे ही समाज से। और दबंग लोग कभी भी मोहरा नहीं बनते। अगर कोई ये कह रहा हो कि ये डमी कैंडिडेट होगा, वो डमी टाइप के कैंडिडेट भी नहीं है, काफी ताकतवर है, पैसा भी लगाएंगे और चुनाव जीतने की कोशिश भी करेंगे। बाकी बसपा की अपनी ताकत है। अब रही बात ये कि उत्तर प्रदेश से जो बदायूं से जो खबरें निकलकर आई, यह काफी चिंता का विषय है। हम इसकी निंदा करते हैं। दो मासूम बच्चे के साथ घिनौनी हरकत, ये कोई भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, कोई जायज नहीं ठहराएगा। जिसमें साजिद और जावेद एक्यूज था। साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जावेद की तलाश जारी है। और रही बात ये कि समाज में हर जाति में अपराधी होता है और अपराधियों की निंदा होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि यहां पर मासूम बच्चे हैं और जो अपराधी हैं अल्पसंख्यक से हैं, तो उनकी हम निंदा नहीं करेंगे। निंदा होनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी ने जो रास्ता अपनाया, जो चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि बसपा हमारा वोट काट रही है, तो आज सवाल यह भी बनता है कि चंद्रशेखर आजाद को महागठबंधन ने कितनी सीटें दिया अगर वो महागठबंधन में गए। क्योंकि अक्सर ये पाया गया है, अधिसूचना जारी होने से पूर्व स्टेज के जो पोस्टर बॉय हुआ करते थे एनडीए के पशुपति पारस, वो बिहार के एनडीए में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का पद से भी इस्तीफा दे दिया। और चंद्रशेखर आजाद अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहते पाए गए हैं कि जयंत चौधरी के बारे में उन्हें पहले ही पता था, तो क्या जानबूझकर घूमने का प्रोग्राम बनाया करते थे? जब पता था तो पहले ही रुक जाते, अपनी तैयारी कर लेते। अखिलेश यादव को वो अच्छा मानते थे, सपोर्टर थे, समर्थक थे, तो उन्हें बता देते कि भाई जयंत चौधरी जी एनडीए में चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने नहीं किया। वफादारी खूब की, लेकिन वफादारी का उतना बड़ा इनाम नहीं मिला। जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है, वो कहते नजर आते हैं कि बसपा उनका वोट काट रही है। चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जो भाजपा के साथ सब लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो बार बार मान्यवर काशीराम का नाम लेते हो, चंद्रशेखर आजाद हो,
अनिल राजभर हो, जो भी बहुजन समाज से नेता हैं, सब के सब मिलकर बहन मायावती जी को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि बहन मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये मान्यवर काशीराम जी ने इसे बनाया था, स्थापित किया था। और जितने लोग नजर आते हैं सब मान्यवर काशीराम के चेले थे, उनके हिसाब से ही चल रहे हैं और बार बार पोस्टर भी लगाते हैं, फोटो भी लगाते हैं। तो मान्यवर काशीराम के जुटाए हुए बहुजनों में इन लोगों ने बांट बांट के हिस्सेदारी की है। अब रही बात ये, अगरा पिछड़ा की जो लड़ाई है बिहार में, तो बिहार में मान्यवर काशीराम ने अपनी ताकत नहीं झोंक पाई, क्योंकि वहां पर उस वक्त बाबू जगजीवन राम जिंदा थे। वहां पर बहुजन समाज से बड़े बड़े नेता थे उस वक्त। रामविलास पासवान जी की अपनी चलती थी, बाबू जगजीवन राम की अपनी चलती थी, और भी बहुत सारे नेता थे। मान्यवर काशीराम पंजाब के जरूर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी पैठ बनाई, बहुजन समाज पार्टी की जड़ें जमाई। और आज की तारीख में अगर बहुजन समाज का वोट कटता है तो आप यूं समझ लें कि वह बसपा का ही वोट कटता है। बसपा की इतनी जनाधार है, इतनी जमीन बनी हुई है, यह और बात है। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी का शासन था, 2012 में वो चुनाव हार गई, क्या चंद्रशेखर ने हराया? चलिए 2012 से 2017 में विपक्ष में रही, 2017 में भी उनका वोट गिरा, क्या उस वक्त भी चंद्रशेखर ही था? आप चंद्रशेखर पर आरोप क्यों लगाते हैं? ये उनकी सफाई है। 2019 में भी वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाया, और 2022 में बसपा का मात्र एक विधायक निकला, और वह भी उमा शंकर सिंह। यहां पे एक प्रश्न यह भी उठता है कि उमा शंकर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ताकत से विधायक बने हैं, बसपा का केवल सिंबल था। कहीं बहन मायावती जी को भी यह लगने लग गया है कि SC ST के जो मतदाता होते हैं वो खुला खर्च नहीं कर पाते हैं, ये आर्थिक चुनाव है। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अपने ट्वीट में यह कहा था कि सहारा को इशारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चुनावी बॉन्ड का मसला चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का, इसके ऊपर उनका एतराज था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहन जी ने यह कह दिया था कि हमने कोई चंदा नहीं लिया है चुनावी बॉन्ड के जरिए। तो जो चुनाव में एक धनबल और जनबल का प्रयोग किया जाता है, बसपा ऐसा नहीं करती रही, और जिसके वजह से बसपा का वोट बैंक का जो है जनाधार गिरता रहा, परसेंटेज गिरता रहा। इस बार तमाम दबंग लोगों को उतारा गया है चुनावी मैदान में, क्योंकि 5 साल की राजनीति अलग होती है जो सिद्धांतों के साथ चलती है, लेकिन जो चुनावी राजनीति है ये सिद्धांत विहीन होती है। यहां पर एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना होता है, मतदाताओं के बीच जाकर खर्च करना पड़ता है, और यह खर्च जो है कभी पोस्टर के रूप में, कभी माइकिंग के रूप में, प्रचार के रूप में, हर तरह के खर्च होते हैं। मतदाताओं तक पहुंचने में ही एक बड़ा खर्च लगता है। अगर कैंडिडेट जो बहुजन समाज से हैं, हम 2 बात तय कर लें, या तो बहुजन समाज में जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो गरीब हैं, धनबल का अभाव है, या तो ये सच्ची बात है, या ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास धन बहुत ज्यादा है। तो फिर चुनाव में क्यों नहीं खर्च करते? चुनाव में ये इसलिए नहीं खर्च कर पाते हैं क्योंकि बहुजन समाज के नेताओं के पास तंगहाली रहती है, आर्थिक समस्याएं होती है, और जिस वजह से खर्चीली चुनाव में बसपा अपनी ताकत नहीं दिखा पाती। संगठन के नाम पर, सिंबल के नाम पर, और सैद्धांतिक रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं वो बसपा को मतदान करते हैं, बाकी हवा बनाने में कामयाब नहीं हो पाते। अगर ताकतवर लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, बसपा में आकर चुनाव लड़ते हैं, अपनी ताकत का इजहार करते हैं, और इससे अगर कैंडिडेट निकलता है पार्टी को, तो इसमें बसपा के लिए कोई बुराई नहीं है। बहन मायावती जी ने बहुत पहले ये सोच लिया था कि चाहे महागठबंधन में हिस्सा बन जाए, चाहे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, जो हमारे कैंडिडेट हैं वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, हम उन्हें
जो है आर्थिक सहायता नहीं कर पाते, हेलीकॉप्टर ज्यादा हम घुमा नहीं पाते, बड़ी बड़ी रैलियां हम कर नहीं पाते, जिस वजह से हम नजर नहीं आते। चाहे कोई भी गठबंधन कर ले तो गठबंधन पार्टनर को तो फायदा होगा, बसपा को फायदा नहीं होगा। तो बसपा में कमजोरी क्या है? अर्थबल की कमजोरी है, धनबल की कमजोरी है। तो धनी लोगों को पार्टी में जोड़ा जाए और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि जो संभ्रांत लोग हैं, जो जनरल कास्ट से हैं, वही लोग चुनाव को मात दे सकते हैं, भाजपा के सामने छाती तानकर खड़े हो सकते हैं, पीछे बहुजन समाज का समर्थन हो, सपोर्ट हो। और ये बातें जितनी जल्दी चंद्रशेखर आजाद को समझ में आ जाए, पशुपति पारस को समझ में आ जाए, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पशुपति पारस के साथ तो एक समस्या यह है कि लोग जो है यदा कदा कहते रहते हैं कि जो अपने परिवार के नहीं हुए, जिन्होंने अपने भतीजे से बगावत कर लिया, वो जनता का क्या होंगे। लेकिन ये बातें तो मोदी जी के ऊपर भी लागू होती है। बिहार में इंडिया गठबंधन का करीब करीब सीट शेयरिंग हो गया और बहुत सारे नेता एनडीए जाप कर रहे थे, जैसे मुकेश साहनी हो गए, पशुपति पारस हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट मिला, जीतन राम मांझी को 1 सीट मिला, मुकेश साहनी को कोई सीट ही नहीं मिला, पशुपति पारस को कोई सीट ही नहीं मिला। अब ये इंडिया गठबंधन में अपनी जगह एडजस्ट होने की तलाश रहे हैं और इंडिया गठबंधन ये कहती है नो वैकेंसी, हमारे पास सब सीट शेयरिंग हो चुकी है। तो ऐसे हालात में इन नेताओं ने जो चतुराई दिखाई, जो शब्दों की बाजीगरी की, मौका परस्ती की, चुनाव से पहले ही इन्हें इनाम मिल गया। और एनडीए के बारे में जीतन राम मांझी ने जो कहा कि पशुपति पारस अक्सर कहा करते थे कि हम एनडीए के सिपाही हैं, लेकिन उन्होंने रिजाइन देकर, इस्तीफा देकर अच्छा नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।